हेलो छात्रों, आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 10। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा क्रिटिकल एंगल एंड TIR। ये रिफ्रैक्शन के अंतर्गत ही आता है, तो आप लोग तैयार हो जाइए कापी पेन लेकर के। और हमारा चैनल है फिजिक्स एब्रिज्ड एंड माई सेल्फ डॉक्टर SK अग्रहरी, BNSD इंटर कॉलेज कानपुर। तो आइए पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन के अंतर्गत आता है ये क्रिटिकल एंगल एंड TIR। देखिए, क्रिटिकल एंगल में क्या होता है? क्रिटिकल मीन्स होता है कि उसके आगे और पीछे दोनों में स्थितियां बदल रही हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कोई क्रिटिकल पोजीशन है हेल्थ संबंधी, तो उसका मतलब होता है कि वो आर पार है, कि वो आदमी ठीक भी हो सकता है और नहीं भी ठीक हो सकता है। तो वही चीज़ है क्रिटिकल एंगल में, जब रे जो है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में ही जब रे जाती है, तभी ये दोनों चीज़ें होती, क्रिटिकल एंगल और TIR। इस चीज़ को अगर आप भूल गए, कहीं आपसे धोखा हो गया, यानी कि ये रिफ्रैक्शन का वो पार्ट है जिसमें कि लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रेवल कर रही हो, यानी कि ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। आइए हम लोग देखते हैं डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जो लाइट रे का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। इसके लिए हम आपको एक रे डायग्राम बना के दिखाते हैं और उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि होता क्या है। देखिए, ये हमारा डेंसर मीडियम और इसको आप ये समझ लीजिए कि ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा ये रेयरर मीडियम है और एयर है, यहाँ पर ये ग्लास। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये लाइट रे, यहाँ पर हम नॉर्मल ले लेते हैं। ये लाइट रे डेंसर टू रेयरर पास हो रही है तो सीधे नहीं जाएगी, और जब तक नॉर्मल नहीं ड्रा करेंगे तब तक रे का पता ही नहीं चलेगा ये किधर जाएगी, यानी रे रिफ्रैक्ट किधर होगी, उसके लिए नॉर्मल हमारा मस्ट है। तो डेंसर टू रेयरर में जो रे है वो किधर जाती है? अवे नॉर्मल। ये देखिए नॉर्मल है, इससे अवे चली, सीधा मार्ग इसका ये था, लेकिन इधर न जाके अवे नॉर्मल चली गई। ये हमारा I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ये दोनों ही एंगल जो हैं कहाँ से मेजर होते हैं? ये नॉर्मल से मेजर होते हैं। एक दूसरे डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ये दिख रही है और अब ये दिख रही है। दोनों में आप देख रहे हैं कि इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या होगा? तो देखिए ये अवे नॉर्मल जा रही है और अवे नॉर्मल इसका बढ़ गया अवे, तो ये इस तरीके से सरफेस को टच करती हुई जा रही है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि R = 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कि किसी भी सरफेस में जो रे ट्रांसमिट करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। कई बार आप देखते हैं, सामान्य रूप से आप अपनी विंडो को घर में देखेंगे तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि आपको इमेज दिखाई दे रही, वो तो मिरर नहीं है, तो उसमें इमेज क्यों दिख रही। तो किसी भी सरफेस में ट्रांसपेरेंट मीडियम कोई भी होगा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास स्लैब हमारा, तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो रे का सम पार्ट रिफ्रैक्ट कर रहा है और सम पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, और जो पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, वो सेम होगा। जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है वही रिफ्लेक्टेड रे की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें हो रही हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो डिवाइड हो गई। ये अगर 100% है तो इसमें डिवाइड हो करके ये 80% हो गया, ये 20% हो गया, क्योंकि ये मिरर नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन कम होगा और रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। मिरर में 100% रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कम है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये रे रिफ्लेक्ट भी कर रही है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी आई होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन की रूलिंग फॉलो होगी। रिफ्लेक्शन की रूलिंग ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस = एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होंगे। ओके, तो इस तरीके से हम एक तीसरा डायग्राम भी देख रहे हैं कि ये देखिए, इसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा कर दिया। ये देखिए, थोड़ा और ज़्यादा कर दें, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। अब एक चीज देखने को मिलती है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिलके एक हो जाती हैं और टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं TIR। ये TIR है। देखिए दोनों रे, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड बोली जाएगी, रिफ्रैक्टेड है ये, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। यहाँ पर वो दोनों एक हो गए, तो जो इंटेंसिटी इंसिडेंट रे की है सेम इंटेंसिटी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की भी है। इसीलिए जो TIR रे से जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगर हम आँख लगा के देखें तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, ये इमेज हमको यहाँ दिखाई पड़ेगा और फुल इंटेंसिटी का दिखाई पड़ेगा। तो TIR से कोई भी जो इमेज दिखती है वो चमकदार दिखती है और ग्लोइंग दिखती है। अभी हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल देंगे। अब आइए जरा इसकी एनालिसिस देखते। इसमें देखिए ये दोनों में एक क्रिटिकल पोजीशन आपको दिख रही है। कैसे कि देखिए, अगर इस एंगल, अगर हम I = θc मान लें, ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल θc। तो ये क्रिटिकल एंगल θc से पहले की स्थिति देख रहे हैं और बाद की स्थिति भी देख रहे हैं। यहाँ I <θc आप देख रहे हैं, I <θc देख रहे हैं, यहाँ I = θc देख रहे हैं, और यहाँ I <θc देख रहे हैं। ये तीन चीजें। तो I = θc में आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री, और इसी को हम कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस।
ग्रेजिंग माने सरफेस को टच करता हुआ इमर्जेंस हो रहा। इसके आगे की स्थिति देखते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है क्रिटिकल एंगल से तो फिर TIR होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्या है? तो क्रिटिकल एंगल क्या है कि इंसिडेंट एंगल, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इंसिडेंट एंगल formed at denser medium, for which angle of refraction is 90 डिग्री, या इसी को हम कहेंगे हैज ए ग्रेजिंग इमर्जेंस, यानी कि डेंसर मीडियम में वो पर्टिकुलर एंगल थीटा सी वो एक फिक्स वैल्यू है। एक मीडियम ऑफ पेयर्स के लिए, हर मीडियम ऑफ पेयर्स के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके लिए हमारा रेफ्रैक्टेड एंगल कितना है, 90 डिग्री। या हम कहें कि इंसिडेंट एंगल व्हिच हैज ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये देखिए, आप देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहे हैं, सेकंड में भी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहे हैं, लेकिन थर्ड में केवल रिफ्लेक्शन हो रहा। तीनों में डिफरेंस ये है। तो ये क्रिटिकल एंगल है। अब क्रिटिकल एंगल को हम पेयर ऑफ मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे, ये आगे अभी हम देखते हैं। तो आइए कुछ पेयर ऑफ मीडियम लेके देखें हम। पेयर ऑफ मीडियम में अगर हम ग्लास एयर देखें, पहले हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए ये है स्नेल्स लॉ निकालें, यहीं पर लिख लें स्नेल्स लॉ से, बाय स्नेल्स लॉ। तो ये हम सेकंड फिगर में लगाएंगे, सेकंड फिगर से। ओके, तो यहाँ पर लगाइए। देखिए, ये इसका जो N1 है ये हमारा म्यू है, और N2 जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो देखिए, लगाइए, सेकंड केस के लिए अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ। तो ये क्या हो जाएगा, N1 साइन थीटा सी, ओके, इज इक्वल टू N2 साइन, आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। ओके, तो N1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए म्यू है, म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 एयर है, इसकी वैल्यू 1 है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, सभी को पता है। सीधे सीधे निकल आया कि जो साइन थीटा सी है इज इक्वल टू 1/μ। तो थीटा सी क्या हो जाएगा, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है। यानी क्रिटिकल एंगल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, पेयर ऑफ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेयर ऑफ मीडियम का जितना ज़्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल उतना ही
क्या होगा भाई, म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये कम हो जाएगा। यानी जितना सिस्टम हार्ड होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, म्यू उतना ही ज़्यादा होगा, थीटा सी उतना ही कम होगा। आइए, हमारे पास 3 पेयर ऑफ मीडियम हैं जो जनरली आपके यूज में आते हैं। एक तो है ग्लास एयर। देखिए ग्लास एयर, देखिए यहाँ पर हम डेंसर का नाम पहले लिख रहे हैं क्योंकि रे, ये पर्टिकुलर रेफ्रैक्शन वो है जिसमें रे, लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाती है, और इसलिए यहाँ पर ग्लास टू एयर में देखिए ये साइन थीटा सी आप देख रहे हैं 1/μ है, और यहीं से आपको निकाल लेना है साइन थीटा सी। आप इस तरीके से अप्लाई किया करें, इसको थीटा के रूप में न लगा के ऐसे लिखे सीधा सीधा, तो 1/μ। अब देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको मालूम है, म्यू कितना होता है 3/2, तो 1/3/2 तो ये हो जाएगा 2/3, और ये 0.67 वैल्यू आएगी। और थीटा सी की वैल्यू देखिए, साइन थीटा सी किस एंगल पर जो है 0.67 होता है। जब आप टेबल देखेंगे, एक साइन टेबल होती है हर बुक के पीछे दी रहती है, जब उससे आप देखेंगे, या आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर में फंक्शन होते हैं, तो ये एंगल निकलता है 42 डिग्री। अब आपको लर्न कर लेना है कि ग्लास एयर के सिस्टम के लिए थीटा सी 42 डिग्री। ओके, आइए दूसरा देखिए वाटर एयर सिस्टम के लिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा सी 1/μ, और म्यू कितना होता है वाटर एयर के लिए, म्यू की वैल्यू होती 4/3, तो यहाँ पर 1/4/3 उल्टा हो जाएगा 3/4, और 3/4 वैल्यू में निकलता है थीटा सी 49 डिग्री। ये आप लर्न कर लेंगे। वाटर एयर सिस्टम के लिए 49 डिग्री क्रिटिकल है। अगर 49 से नीचे होगा तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों होंगे। 49 डिग्री पर ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, और एबव 49 पर TIR होगा। 3 कंडीशन है। इसलिए इस चैप्टर के पढ़ते समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब भी कोई भी रे डेंसर टू रेयरर जाए तो आपको उस सिस्टम का सबसे पहले क्रिटिकल एंगल अगर नहीं मालूम है तो आप रे डायग्राम नहीं बना सकते, रे कहाँ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो अब आप तीसरा सिस्टम देख रहे हैं वाटर ग्लास सिस्टम। वाटर ग्लास सिस्टम देखिए, ये क्या होता है। वाटर ग्लास सिस्टम में जब आप लगाएंगे साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, और इसका जो म्यू होता है, म्यू इक्वल टू होता है 8/9 होता है। ओके, कैसे देखिए, हम आपको निकाल दें, WμG इक्वल टू AμG अपान AμW 3/2 अपान 4/3, तो ये कितना हो जाएगा 9/8, यही होगा ना, 9/8 होगा। तो उल्टा लिख गया ये, इसको ठीक कर ले हम लोग, 9/8, 8/9 ही सही लिखा था, उलट दिया हम लोगों ने फालतू में। ये सर ये भी सही है सर, ये म्यू ऑफ वाटर, सर म्यू ऑफ, सर आपने ग्लास वाटर लिखना चाहिए ऊपर, वो उल्टा लिखा है हमने, यहाँ गलती हो गई, कोई बात नहीं। ग्लास, क्योंकि ग्लास से वाटर में जाएगी तभी सिस्टम होगा, तो यहाँ पर ये ग्लास और वाटर, आदत वही बनी है रेयरर टू डेंसर की, या डेंसर टू रेयरर लेना, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा W, ये हो जाएगा G,
और ये हो जाएगा, इसको ठीक कर दिया जाए, यहाँ 4/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, 8/9, अब सही। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/8/9 होगा, उलट देंगे तो 9/8 होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये 8/9 है, 8/9 रखेंगे तो उलट के 9/8 हो जाएगा। सर तो साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा, सर ये वाला ये ए म्यू डब्ल्यू अपॉन ए म्यू जी 4/3, 3/2। सर उधर म्यू 9/8 कर दिए हाँ, सर, ये सब रब करके यहाँ पर म्यू 8/9 कर दिए, सबसे ऊपर, ये वाटर के बगल, हाँ वाटर के बगल में क्या सर, जहाँ म्यू की वैल्यू रखी है सर, वो ऊपर पॉइंट ये सर, ये 9/8 क्यों? सर, ये म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होना चाहिए ना, अच्छा, glass अच्छा, जैसा हो गया। ठीक ठीक, ये हो गया 9/8। यस सर। सर ये रब करके बता दीजिए साइड वाला। फिर से कर दे। यस सर, यस सर, सब हो जाएगा। सर ये भी, ये जो बनाया है ये भी सर आपका, ये हाँ ये ठीक है। देखिए ग्लास टू एयर सिस्टम में क्या होगा, ग्लास टू वाटर सिस्टम है हमारा, इसमें हमें निकालना है GW, ग्लास टू वाटर, वाटर टू ग्लास, क्योंकि म्यू जो लिखा जाता है वो रेयरर से वो रेयरर टू डेंसर लिखा जाता है। ओके, तो W म्यू जी की वैल्यू होती है कितना, 9/8 वैल्यू होती है। चलिए इसको देख लेते हैं, निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। W म्यू जी इक्वल टू A म्यू जी अपॉन A म्यू W। ओके, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया 4/3, तो 3 9/8 हो गया। तो ये W म्यू जी की वैल्यू है। यहाँ पर जो हम म्यू रखेंगे वो रेयरर टू डेंसर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये W म्यू जी की वैल्यू है। यहाँ क्या रखेंगे 1/9/8, और ये हो जाएगा 8/9, ठीक है। और जब इससे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 63 डिग्री आ जाएगी। ओके, देखिए sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 है नहीं, 1 से कम है, तो 1 से 90 डिग्री से वैल्यू कम होगी। तो अब आपको याद रखना है, ये थीटा सी जो निकला है ये किस सिस्टम के लिए है, ये ग्लास वाटर सिस्टम के लिए। यानी कि जब ग्लास से वाटर में जा रही हो तो उस समय क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 63 डिग्री है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो मेन डाटा है वो इन तीनों को खूब अच्छे से समझना है, और ये 3 एंगल्स आप लर्न कर लेंगे। आइए कुछ हम एप्लीकेशंस देखना चाहते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ TIR, TIR के एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन देखिए, कभी आपने देखा हो जो वाटर के अंदर एक बबल होता है, वो बहुत शाइनिंग महसूस होता है। क्या देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? तो आइए हम आपको दिखाते हैं
ये देखिए, ये वाटर फिलअप है, उसके अंदर ये बबल है, ये वाटर है, वाटर है। अब जब आप व्यू करेंगे यहाँ से व्यू करेंगे ऊपर से, तो ये आपको कुछ चमकदार नहीं दिखता है, नहीं ध्यान दिया आपने। कभी आप वाटर के अंदर बबल देखिए तो बहुत शाइनिंग महसूस, शाइनिंग का मतलब है 100% इंटेंसिटी। जो रे इंसिडेंट कर रही है, जो इंटेंसिटी उसकी है, वही इंटेंसिटी आपको TIR में मिलती है। होता क्या है, TIR के पहले जो जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है तो डिवाइड हो जाती है इंटेंसिटी, और इसीलिए आपको जो है उसकी फुल शाइनिंग नहीं महसूस होती। अब आप देखें, जैसे ये रे आपकी जा रही, इसमें ये रे गई, ठीक है, तो इसको चलिए सीधा सीधा ले ले, नहीं आप कहेंगे अब यहाँ रिफ्रैक्शन दिखाइए, तो हम सीधा सीधा ले लेते, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसका ये देखिए सेंटर है बबल का, और ये इसका नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, इसकी वैल्यू देखिए, आपको अभी मैंने बताया है कि ये थीटा सी फॉर वाटर एयर सिस्टम इज इक्वल टू 49 डिग्री। तो आई हमारा जो ये है, आई जब भी 49 डिग्री से अधिक होगा तो इसका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो जितना एंगल इधर फॉर्म हुआ है उतना ही एंगल इधर भी फॉर्म हो जाएगा, ये आई। और यहाँ पर जब आप आँख रखेंगे तो आपको ये TIR से जो है फुल रिफ्लेक्शन दिखेगा। इधर सॉरी, ये जो है इधर को कर दिया जाए, क्योंकि नॉर्मल हमारा ये है, तो नॉर्मल के दूसरे साइड ये देखिए, ये आँख है, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये जो है आई एंगल पर ही ये दिखाई पड़ेगी। ओके, तो अब आपको ये कैसा दिख रहा है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल, शाइनिंग ऑफ एयर बबल। अब आप लोग देखेंगे जाके घर में कोई बकेट है, बकेट के अंदर जब कोई एयर बबल बनता तो कितना शाइनिंग दिखता है। यहाँ पे देखिए ये डेंसर है, ये वाटर, ये डेंसर मीडियम है, और ये रेयरर है। बबल के अंदर क्या होती है, एयर होती है, तो रे डेंसर टू रेयरर जा रही है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इसका 49 डिग्री से ऊपर होगा तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। तो आप देखेंगे ये क्या दिखेगी, हमें शाइनिंग दिखेगी, ठीक है ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल आपको बताएं। इस ये डायमंड भी आपको बहुत चमकदार महसूस होता है। आप देखिए डायमंड के जो ऑर्नामेंट्स लोग पहनते हैं, इसलिए कि डायमंड बहुत शाइनिंग करता है। तो ये क्यों करता है शाइनिंग, तो डायमंड में क्या होता है, शाइनिंग ऑफ डायमंड, देखिए शाइनिंग ऑफ डायमंड, ये भी ड्यू टू TIR होता है, ड्यू टू TIR होता है। कैसे, देखिए इसका म्यू होता है 2.5, इसके हिसाब से थीटा सी निकालेंगे तो 24 डिग्री होता है। 24, जितना कम क्रिटिकल एंगल होगा, समझ लीजिए उतनी नंबर ऑफ रेज जो हैं उनमें उतना ही TIR होगा, और जितना TIR होगा उतना ही वो स्पार्कलिंग दिखेगा। शाइनिंग की जगह हम ये भी लिख सकते हैं वर्ड स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग मतलब लप 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 कर रहा है, अपनी भाषा में क्या कहेंगे, लप 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 कर रहा है, चमक रहा है। ओके, तो शाइनिंग और स्पार्कलिंग जो शब्द आपको ज़्यादा अच्छा लगे
क्योंकि डायमंड जो कार्बन होता है, डायमंड क्या है, ये कार्बन का ही एक फॉर्म है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.5 होता है, उसके अकॉर्डिंग थीटा सी 24 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल। तो ये जो है इसी वजह से ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू TIR, it sparkles, ठीक है, डायमंड में चमक होती है। और अब नकली वाले पे आ जाइए। एक सज्जन डायमंड खरीद लाए और बोले जब हम बेचने गए तो बोले यह डायमंड है ही नहीं। तो वो क्या है, आइए उसको भी देखते हैं। एक होता है टिटेनियम ऑक्साइड, TiO2, इसको बोलते टिटेनियम ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड होता है। इसका जो म्यू होता है वो 2.4 होता है और थीटा सी कितना होता है, थीटा सी 20 डिग्री हो गया। अब देखिए ये और भी डिक्रीज कर गया तो ये और भी चमक मारता है। तो कई बार क्या होता है, वो लोग डायमंड की जगह इसी का सेट बना हुआ बाजार में बेच देते हैं, बोले जो जितना ज़्यादा चमकता वही तो डायमंड है। लेकिन वो डायमंड नहीं है, वो टिटेनियम डाइऑक्साइड है, टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो और भी चमकदार होता है। तो इसमें क्या होता है, TIR होता है। ओके, तो ये देखिए आपने 2 एग्जाम्पल्स देखे। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, TIR का एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। वो क्या है, पहले आपको हम तीसरा एग्जाम्पल पोरो प्रिज्म आपने सुना होगा, पोरो प्रिज्म क्या होता है, ये राइट एंगल्ड प्रिज्म होता है, राइट एंगल्ड प्रिज्म। साथ में आइसोसेलिस होता है, आइसोसेलिस होता है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी 2 एंगल कैसे होंगे, ये इस टाइप का समझिए। ये देखिए ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये 45 और ये 90 डिग्री होगा। ये प्रिज्म है, ये ग्लास का बना होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होता है, 1.5, जिसको 3/2 लिखते हैं आप। ओके, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, थीटा सी = 42 डिग्री, यानी 45 पर 42 के ऊपर जैसे ये इंसिडेंट करेगा वैसे TIR होगा इसमें। तो आइसोसेलिस राइट एंगल जो प्रिज्म को ही हम क्या कहते हैं, पोरो प्रिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोरो प्रिज्म बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, यूज देखिए, पेरिस्कोप का नाम सुना होगा, पेरिस्कोप में होता है इसका यूज। और होता है बेंडिंग में, कोई रे है उसको बेंडिंग करना है, आइदर 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर करना। कोई रे, ये अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे बेंड करता है 90 और 180 डिग्री। इन्वर्टेड इमेज, अगर आपको इमेज को क्या करना है, इन्वर्ट करना है, फॉर इन्वर्टेड इमेज, ये 3 इसके यूज हैं, 3 यूजेज हैं इसके। आइए देखते हैं कैसे 3 इसके यूज हैं। देखिए पहला, देखिए पहली पोजीशन, ये देखिए ये राइट एंगल, ये 90 डिग्री, 45 डिग्री,
45 डिग्री। तो देखिए ये रे इंसिडेंट कर रही इसमें, तो इस सरफेस से 90 डिग्री पर कर रही है, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्ट नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करिए इस सरफेस में। ये देखिए ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल है, देख रहे हैं नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 45 डिग्री होगा। देखिए ये 45 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये नॉर्मल जा रही है, 90 डिग्री एंगल है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल जो होता है सरफेस से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, ये 45 हो जाएगा। ये आपका ऑलरेडी 90 है। तो अब देखिए यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है, इसका सीधा मार्ग ये है। लेकिन ये किधर जाएगी, यहाँ पर आई इज ग्रेटर देन, आपको बता दें कि ये आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है। यहाँ थीटा सी की वैल्यू हमने आपको बताई थी, ये प्रिज्म है और इसका म्यू कितना है, 3/2 है। म्यू कितना, 3/2। 3/2 प्रिज्म के लिए 42 डिग्री जो है इसका थीटा सी होता है। यहाँ आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है, तो ये क्या करेगी, 45 पर वापस हो जाएगी। ये देखिए 45 पर सेम मीडियम में ये क्या की, रिफ्लेक्ट कर गई। जितना 45 ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसने कितने डिग्री आपका ये बेंड कर दिया, 90 डिग्री। देखिए सीधा मार्ग ये था, देखिए ये सीधा मार्ग जा रही, वहाँ न जाके कितना बेंड कर गई, 90 डिग्री बेंड कर गई। बेंडिंग ऑफ 90 डिग्री बाय पोरो प्रिज्म। दूसरा केस देखेंगे आप। अब देखिए ये रे, देखिए ये 45 है। पोरो प्रिज्म कौन सा होता है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब दो एंगल उसके इक्वल होते हैं, और राइट एंगल प्रिज्म है, इसलिए 90 डिग्री होता है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल्ड भी है, मतलब रट लीजिए 90 45 45। ओके, तो देखिए एक रे, ये देखिए हमने ये ले लिया, ये इस सरफेस से नॉर्मल जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ रिफ्रैक्ट नहीं होगी। यहाँ की पोजीशन देखिए, इस सरफेस पर आप क्या करें, सबसे पहले नॉर्मल बनाएंगे। ये 45 है, ये 45 एंगल है, तो ये भी 45 एंगल है। अब आप यहाँ पर देखिए कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम रे जा रही है, तो TIR देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यहाँ पर आईज देखिए, यहाँ पर फिर हम बनाए दे रहे हैं आईज ग्रेटर देन थीटा सी है, क्योंकि 45 पर ये इंसिडेंट हो रही है, 42 डिग्री जो है इसका थीटा सी है, क्रिटिकल एंगल है। तो ये क्या करेगी, ये सेम मीडियम में रिटर्न करेगी और 45 पर ही रिटर्न करेगी। देखिए ये ऐसे 45 पर, ये 45 एंगल, ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर गई। ओके, अब यहाँ पर फिर से देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर हम नॉर्मल बना रहे हैं, ये नॉर्मल है। यहाँ पर ये कितने डिग्री एंगल है, देखिए ये 45, ये 45, अगेन ये 45 डिग्री है, तो ये 45 पर अगेन जो है इस सरफेस पर इंटर कर रही है। रेयर डेंसर मीडियम से रेयरर जाना चाह रही है, लेकिन यहाँ भी आई इज ग्रेटर देन कितना दिख रहा है, आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये अगेन जो है यहाँ पे TIR हो जाएगा। ये देखिए यहाँ TIR हो, और ये भी एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि TIR में रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होता है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ओके, यहाँ पर देखिए रे ऊपर जा रही थी और नीचे आ रही है पैरेलल में, तो इसमें बेंडिंग कितने की हो गई, 180 डिग्री की बेंडिंग दिख रही है आप, या 90 की बेंडिंग दिख रही है। देखिए ये देखिए 90 की बेंडिंग। ओके, तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए,
आपने को मैंने बताया था कि ये बेंडिंग करती है आइदर 90 डिग्री और 180 डिग्री। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए इन्वर्जन कैसे करती है। तो इन्वर्जन का एग्जाम्पल देखिए आप, वन टू, ये दो रे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये TIR होगा यहाँ पर। तो TIR में क्या होगा, सेम मीडियम में रिटर्न करेगी, यहाँ भी सेम मीडियम में रेफर करेगी। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। 1 to 2 ऑब्जेक्ट है, तो ये देखिए 1 to 2 ऑब्जेक्ट है। ये इसका मुंह किधर को, इधर को, इसका मुंह किधर को, इधर को है। ओके, तो ये इन्वर्ट हो गई इमेज। क्या हो गई, इन्वर्ट। इसमें डबल एरो बना दो जिससे पता चले ये एक रे है, ये दूसरी है, और इसी तरीके से ये वाली दूसरी है, ये फर्स्ट। ओके, तो ये इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे आप देख रहे, इन्वर्टेड इमेज। ये वही है पोरोप्रिज्म जिसका 90 45 45 है, ये आप देख रहे हैं। ओके, तो ये देखिए पोरोप्रिज्म में किस तरीके से TIR होता है, और TIR के यूज से हमें 90 180 पेरिस्कोप में इनका यूज होता है, इसका भी यूज पेरिस्कोप में होता है। ओके, ये तीनों ही प्रॉपर्टी पेरिस्कोप में यूज होती है। आइए आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, और अगला हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत पॉपुलर TIR का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने हो सकता है कभी पढ़ा हो 10th में। फुल सिलेबस अगर पढ़ाया जाता है तो उसमें ये सब चीज़ें बता दी जाती हैं, अदरवाइज नहीं। एक है, आपने पढ़ा होगा मिराज, मिराज एंड लूमिंग, लूमिंग, मिराज एंड लूमिंग both are most popular examples of TIR। मिराज कहाँ होता है, मिराज होता है रेगिस्तान में, जहाँ पर बालू होती है और बहुत गर्मी होती है, तो मिराज होता है रेगिस्तान में, डेजर्ट्स। और डेजर्ट्स कहाँ अपने यहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। और कब होता है, समर में। लूमिंग क्या है, लूमिंग होती है जहाँ ठंडा इलाका है, पहाड़ों पर होती है। कहाँ पर होती है, पहाड़ों पर, ये माउंटेन्स पर होती है। माउंटेन्स पे क्या होता है, माउंटेन्स कहाँ पर हैं अपने यहाँ, नाम लीजिए, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, HP, उत्तराखंड, ठीक है ना, जिनको हम लोग ज़्यादा जानते हैं, जो हमारे से सटे हुए प्रदेश। तो ये कब होता है, ये रात में होता है, नाइट में। ओके, आइए हम लोग मिराज का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए मिराज होता क्या है, इसको भ्रम का सागर भी कहते हैं। भ्रम का सागर, जैसे राजस्थान में क्या है कि दोपहर है, वहाँ पेड़ पौधे होते नहीं, बालू होता है, और वहाँ पर हिरण प्यासा है, वो दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। उसने देखा कि कोई पौधे, पेड़ की जो छाया है, ट्री है, जहाँ उल्टी दिखी, उसने सोचा यहाँ पानी भरा है, पेड़ ऐसा है, पेड़ नीचे दिखेगा, इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि वहाँ पानी भरा है। मृग दौड़ता दौड़ता वहाँ गया, अब देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं।
ठीक है। तो एक ये जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, भ्रम का सागर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान में ये घटना घटती है, वहाँ डेजर्ट्स होती है। आइए देखिए कैसे डेजर्ट्स होती है, इसको देखेंगे हम। देखिए ये अर्थ है, ओके, उसके ऊपर क्या है, ये सब बालू होती सरफेस के ऊपर वहाँ। तो दिन में क्या होता है, दिन में इसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है बालू का कि यहाँ पर कौन सा मीडियम हो जाता है, नीचे जो है अर्थ सरफेस पर कौन सा मीडियम हो जाता है, रेयरर मीडियम, और ऊपर कौन सा हो जाता है, यहाँ डेंसर मीडियम। ये कंपैरेटिवली होता है। नीचे कौन सा मीडियम मिलेगा आपको, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। नीचे कौन सा मीडियम मिलेगा, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, और ऊपर कौन सा मिलेगा, डेंसर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने आपको बताया कि दिन के समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और नीचे इतना गर्म हो जाता है कि जो वहाँ की एयर है वो ऊपर शिफ्ट कर जाती है। तो ऊपर जो है डेंसर मीडियम हो गया, नीचे रेयरर मीडियम हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ये एक पौधा है, ये तो यहाँ पर जो है जब कोई रे डेंसर टू रेयरर जाती है, कैसे जाती है, डेंसर टू रेयरर, तो वो इस तरीके से शिफ्ट होके ऐसे चली जाती। कैसे, देखिए कोई एक जगह लेके देखिए, ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रा करें तो ये सीधा मार्ग इसका ये था, परंतु ये क्या है, अवे नॉर्मल जाएगा, राइट। ये देखिए ये अवे नॉर्मल जाएगा, तो ये अवे जा रही है। इसी तरीके हर एक केस में अवे जाएगी ये, और अवे जाते जाते फिर इस तरीके से ये वापस लौटने लगती है। और ये यहाँ पर जो है, ये देखिए सीधी रे है, ये जा रही है। तो जब यहाँ पर आप आँख लगाएंगे ये, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जैसे ये रे यहाँ पर आ रही हो, और इस तरीके से ये पौधा यहाँ पे दिख रहा, उल्टा दिख रहा है। तो जब कोई भी मृग, जैसे ये डियर का नाम सुने हो ना, वही वहाँ पे जंगलों में होता है, वही प्यासा होता है, उसी को बेचारे को ये भ्रम होता है। वो यहाँ से देख रहा है कि ये यहाँ से ये रे आ रही है, उल्टा पेड़ दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर पानी है, वो दौड़ के यहाँ पहुँचता, न यहाँ पानी है न कुछ। ओके, तो इस जो इवेंट है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आई है, देखिए डेंसर मीडियम से रे चल रही है, और आई इज ग्रेटर देन, यहाँ पर कितना है, आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है, और थीटा सी इसके लिए कितना होता है, 49 डिग्री है। तो 49 डिग्री से ये जो है ज़्यादा एंगल पर कर रही है रे, तो यहाँ पर ये TIR होता है। ओके, अब देखिए लूमिंग में क्या होता है। लूमिंग, इसको इसी तरीके से देखिए, ये लूमिंग है। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये देखिए रात में यहाँ पर ये डेंसर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम, ये रे देखिए उसमें मीडियम में वापस चली गई है, यहाँ पे TIR हो रहा है। ये जो एंगल हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर मतलब ये 49 से ऊपर हो रही है। ओके, तो ये TIR के कारण ही जो है अपने ही मीडियम में वापस चली जाती। इसमें देखिए लूमिंग में क्या होता है, लूमिंग में ये नाइट पे घटना घटती है। नाइट लिखा है कहीं, ये देखिए नाइट लिखा,
नाइट में इतना ठंडा होता है कि यहाँ पर डेंसर मीडियम है, ये देखिए, और ऊपर कैसा है, ऊपर रेयरर मीडियम है। तो ये रेयरर हो गया, रेयरर, और ये डेंसर हो गया। अब पहाड़ पर कोई मकान देखिए ऐसा बना हुआ है, ये देखिए, वहाँ के मकान तो आप जानते ही हैं, ये मकान बना। तो यहाँ से जो रे आएगी ये, तो ये क्या करेगी, इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से, ये जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो इस तरीके से ये क्या करेगी, TIR होगा इसमें। जब यहाँ से कोई देखेगा तो ये यहाँ दिखेगी, देखिए ये यहाँ पर जो है उल्टा मकान दिखेगा, टंगा हुआ है, इस तरीके से ये मकान दिखता। ओके, तो यहाँ पर जब हम आँख लगा के देखेंगे तो इस तरीके से ये हाउस है, ये हाउस की इमेज है, TIR हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये लूमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, लूमिंग। लूमिंग। इसमें पहाड़ों पर मकान आपको जो है ऊपर लटके हुए दिखाई देते हैं। जब आप कभी पहाड़ों पे जाएंगे तो आपको ये घटना दिखाई देगी। यहाँ पर किसके कारण होता है, ये TIR के कारण। ओके, तो ये आपके एप्लीकेशंस थे TIR की। ओके, अब हम कुछ आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें आप लोग ज़रा दिमाग लगाएंगे कि रे हमारा कैसे डाइवर्ट करती। देखिए हमने यहाँ पे 3 प्रिज्म ले ली, ये हमारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, एयर है, एयर है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल है, एक रे डेंसर टू रेयरर जा रही है 40 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 40 डिग्री पे जा रही है। ओके, तो ये 40 डिग्री पे रे जा रही है, ये कहाँ जाएगी। दूसरी रे हमने ले लिया 42 पर, 42 डिग्री पर, और थर्ड जो ले लिया वो 45 पे ले लिया। तो हम ये देखेंगे कि ये रे जो इमर्ज कर रही हैं, जो इनमें ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम ग्लास टू एयर, ये ग्लास है, देखिए ग्लास है, तीनों ग्लास से एयर में रे जा रही है, तो किधर जाएगी, सोच के ज़रा बताइए। अभी आपको हमने पढ़ाया है, सब आपको मालूम है। सबसे पहले जब भी डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है रे, तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, उसका म्यू क्लियर होना चाहिए। और ग्लास का म्यू कितना होता है, सॉरी ग्लास का जो म्यू है वो 3/2 होता है, और इसके लिए थीटा सी 42 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर जो रे है ये 40 डिग्री पर है, यानी आई इज लेस देन क्या है, थीटा सी है। तो जब आई इज लेस देन थीटा सी तो रिफ्रैक्शन भी होगा और रिफ्लेक्शन भी होगा, यानी कि ये 42 पर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, और साथ में क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। किधर जाएगी, अवे नॉर्मल जाएगी, ये देखिए ऐसे। ओके, 42 पर क्या होगा, देखिए ये 42 पर है, ये नॉर्मल है आपका। 42 पर ये सीधे न जा करके ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, ये देखिए ये इधर निकल जाएगा। यहाँ R इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ओके, इस केस में क्या होगा, जरा ये देखिए 45 पर ये रे जो है
यहाँ आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है, थीटा सी 42 डिग्री, ये 45 डिग्री है आई। ओके, तो जब ये आई ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, टी आई आर, तो ये उसी मीडियम में क्या करेगी, रे रिटर्न कर जाएगी 45 एंगल पर। इस तरीके से ये तीनों में देखिए आपको साफ दिख रहा है, आई इज लेस देन थीटा सी, आई इक्वल टू थीटा सी, आई इज ग्रेटर देन थीटा सी, तीनों का इनका यूज हो गया। ओके, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आप ग्लास स्लैब देख रहे हैं, वही चीज़ें हैं, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ग्लास स्लैब को आप देखिए, इसमें एक रे है जो देखिए इस तरीके से ये इस पे इंटर कर रही है। ये देखिए ये ग्लास है, इसका म्यू कितना है, 3/2 है। थीटा सी जरूर नोट कर लीजिए, जब भी ग्लास टू एयर जाए तो थीटा सी आपको मालूम होना चाहिए, ये 42 डिग्री होता है। तो ये कहाँ जाएगी, आइए चेक करते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल है हमारा 42 डिग्री है, 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। 48 इससे क्या है, बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, थीटा सी से बड़ा है। यहाँ आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है, तो ये क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी और रिफ्लेक्ट करके ये भी 48 डिग्री हो जाएगा। जब ये 48 है तो ये 42 है, तो ये फिर 48 है। ओके, क्योंकि ये तो 90 है। अब यहाँ पर अगेन देखिए क्या होता है, यहाँ फिर नॉर्मल ड्रा कर लीजिए, तो ये 42 डिग्री पर है। और यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू थीटा सी देख रहे हैं आप। 42 उसका क्या है, क्रिटिकल एंगल है, तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस तरीके से ये रे यहाँ से इंटर की थी और कहाँ निकली, यहाँ निकली। ओके, तो इस तरीके से हम थीटा सी का एग्जाम्पल जो है वो थीटा सी के बिना हमें ये नहीं पता चलेगा ये किधर जा रही है। ओके, टाइम कितना हुआ, हो गया। तो इतने रखा जाए। अभी और सवाल लगाना है, बताइए कौन सवाल लगा दे। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओ हाँ, वो बताना जरूर। तो देखिए इसी में हम आपको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बता दें। कभी आपने देखा होगा जहाँ पर जो वाटर स्पार्कल्स लगे होते हैं, तो उसमें वाटर के अंदर क्या है कि जैसे ये वाटर है, ये देखिए ये वाटर है, इसके अंदर ये वाटर है और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। क्या है ये, बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ से ये रेज निकलेंगी, देखिए ये रेज, ये रेज, ये रेज, ये रेज, ये रेज, इसी तरीके से इस साइड ये नंबर ऑफ रेज निकलेंगे। ओके, तो जो ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस देख रहे हैं आप, इसमें हमारा कितना एरिया
इल्यूमिनेटेड होगा। इल्यूमिनेटेड समझ रहे हैं, कितने वाटर के पार्ट में हमें रोशनी मिलेगी, तो एक सर्किल मिलेगा आपको, क्योंकि जो बल्ब है वो बल्ब जो है वो चारों दिशाओं में रेज उससे निकल रही हैं, पूरे वाटर सरफेस में पड़ रही हैं, तो कितना पार्ट वाटर का, कितना एरिया वाटर सरफेस का इल्यूमिनेटेड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना। तो देखिए ये नॉर्मल रेज आ रही है, इसमें कोई रेफ्रैक्शन नहीं होगा, और ये देखिए एक रेज आ रही है, कि ये रेज आ रही है। यहाँ पर देखिए जो ये आई है, ये जब तक आई लेस देन थीटा सी रहेगा तब तक ये क्या होगी, पार कर जाएगी। ओके, पार कर जाएगी। लेकिन जब आई इज इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा, जिस जगह पर आई इज इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर आप देखिए ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो गया, आई इज इक्वल टू थीटा सी हो गया, तो यहाँ ग्रेजिंग इमरजेंस आपको मिल रहा है, यानी कि लाइट चारों तरफ फैल रही है सरफेस को टच करते हुए। लेकिन ये जो एंगल है आप थीटा सी देख रहे हैं, ये थीटा सी, तो ये जो यहाँ पर ये सर्किल हमें दिख रहा है, ये सर्किल, ये सर्किल जो दिख रहा है आपका, ये सर्किल आपका इल्यूमिनेटेड पार्ट है। अब जहाँ पर देखिए आई इज ग्रेटर देन क्या है, थीटा सी है, वहाँ पर तो ये वापस होने लगी, ये उसी मीडियम में वापस होने लगी। तो ये जो चारों तरफ इसमें फैलाव हो रहा है, ये आई इज इक्वल टू थीटा सी तक ही हो रहा है, आई इज इक्वल टू थीटा सी तक ही हो रहा है। ओके, तो अगर ये आई इज इक्वल, देखिए इसका हम फिगर ये बना दें, ये देखिए ये यहाँ पर आपने देखा था ये आई इज इक्वल टू थीटा सी देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा सी हो जाएगा। अगर इसकी वाटर सरफेस से हाइट कितनी है, h है, और इस इल्यूमिनेटेड सर्किल, ये इल्यूमिनेटेड सर्कल है, ये इसका रेडियस हम कितना मान लें, r, तो h और r में क्या संबंध होगा बताइए, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपान h हो जाएगा, r अपान h, यानी कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h tan थीटा हो जाएगा ना। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे निकले, तो चूंकि हमें ये थीटा सी है इसलिए थीटा सी लीजिए, थीटा सी का म्यू से क्या संबंध है, म्यू, ये देखिए वाटर है, ए म्यू डब्लू, तो म्यू जो है एच थीटा सी, तो देखिए इसमें क्या है आपको मालूम है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपान म्यू है, तो इससे हम एक कंप्लीट करेंगे थीटा सी से, तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, म्यू हो गया। हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो 1 म्यू यहाँ हो गया। अब ये निकाल लीजिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1, इससे tan थीटा सी की निकाल लीजिए, तो tan थीटा सी क्या होगा बोलिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये इंटू 1 अपान अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया r की वैल्यू। तो आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन कितना होगा, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन ये क्या होगा, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, तो पाई आर स्क्वायर से निकल आएगा, पाई आर की वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये निकल आएगा आपका
ए एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। ये ओके, बंद कर दो।